हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है सबके। आरआरबी एनटीपीसी का सर लेक्चर टू प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं, इसका लेक्चर टू हम जो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और सर नोट्स बनाते हुए साथ में चलिएगा। और ये मानिए कि क्वेश्चन यहीं से ही आएगा आपको। आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले सवाल पे। खूब सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये सेंसस 2011 से है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले घबराएंगे नहीं। सेंसस 2021 जो सॉरी 2011 का जो जनगणना हुआ था, उसमें सेंसस कमिश्नर कौन था, पहले तो ये बताओ। सेंसस कमिश्नर 2011 वाले जनगणना में कौन था, तो कौन बताएगा सेंसस कमिश्नर। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल जो सवाल बनेगा वो बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले 2011 का जनगणना हुआ। 2011 का क्या हुआ, सेंसस हुआ। इस सेंसस का सेंसस कमिश्नर होता है जिसको रजिस्ट्रार कहा जाता है। अब बताइए सेंसस कमिश्नर 2011 का कौन था। ये आपके एग्जाम में छप सकता है सवाल, तो लिखिएगा सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जी थे कि क्या थे, हमारे सेंसस कमिश्नर थे। इसके अलावा 2021 का जो जनगणना नहीं हो पाया, उसके बारे में सर खास बात क्या है। 2021 का जो सेंसस हुआ है, ये पहली बार इंडिया में डिजिटल सेंसस हुआ है। फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। डिजिटल सेंसस इन इंडिया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेंसस कमिश्नर कौन था, सेंसस कमिश्नर लिख लीजिएगा। सेंसस कमिश्नर थे विवेक जोशी जी। क्या नाम था इनका, विवेक जोशी जी सेंसस कमिश्नर हुआ करते हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली बार जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट सेंसस। फर्स्ट सेंसस पहली बार जनगणना कब हुआ था बताओ। तो ये हुआ था 1872 में। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। मेयो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कब से दशकीय आधार पर जनसंख्या शुरू हुआ, जनगणना शुरू हुआ। डिकेडियल सेंसस जिसको बोला जाता है, हर 10 साल पे होता है। डिकेडियल सेंसस या परमानेंट सेंसस कब से शुरू हुआ, 1881 से शुरू हुआ था। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए, 1881। तो पहली बार 1881 में हुआ था। उसके पहले 1872 में हुआ था। 2021 वाला जो है डिजिटल सेंसस है, जिसमें कमिश्नर कौन है, विवेक जोशी जी हैं। 2011 का सेंसस जो है सी चंद्रमौली जी ने कमिश्नर थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेंसस से खास बात क्या है, सेंसस में क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं और एक भाषा को समझना जानते हैं, उसको लिटरेट माना जाता है, यानी साक्षर माना जाता है। लिटरेट यानी हिंदी में क्या बोला जाता है बताओ, हिंदी में बोला जाता है साक्षर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए सेंसस 2011 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर है, जो पढ़ना लिखना और समझना जानता है किसी एक भाषा का, उसको लिटरेट यानी साक्षर मान लिया जाता है। ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी कल के करंट अफेयर्स का न्यूज क्या है, मिजोरम। कल के करंट अफेयर्स का न्यूज अगर आप जानना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं मिजोरम से क्या न्यूज आई है। बोलिए सर, कल के करंट अफेयर्स से मिजोरम से क्या न्यूज आई है। तो लिख लीजिएगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो क्या बना है बताओ। मिजोरम जो है फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बना है। एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह साक्षर हो चुका है, उसका क्या नाम है, मिजोरम नाम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और ये किस स्कीम के तहत बना है, ये भी एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको याद रखिएगा, उल्लास। उल्लास स्कीम के तहत ये पूरा राज्य जो है लिटरेट हो चुका है। बात समझ में आ रही है। मिजोरम की कैपिटल बताओ क्या है। तो मिजोरम की कैपिटल जो है आइजोल है। चलिए बताइए नेशनल पार्क कौन से हैं मिजोरम में, नेशनल पार्क कौन से हैं, नेशनल पार्क मिजोरम में कौन से हैं, जल्दी बता सकते हैं आप तो बता दीजिए। मुरलेन नेशनल पार्क और फोंगपुई नेशनल पार्क। मिजोरम में नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पहला नाम हो जाएगा मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा नाम हो जाएगा क्या, फोंगपुई नेशनल पार्क। फोंगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फोंगपुई नेशनल पार्क को ही क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। मिजोरम, मिजोरम में दो नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से, मुरलेन नेशनल पार्क और फोंगपुई नेशनल पार्क। ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा फटाफट। अगला सवाल है कॉपर मिनरल के बारे में। थोड़ा आंसर देखिए और जल्दी बताइए इसको।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बताइए इसमें से कौन कॉपर मिनरल नहीं है, जल्दी बताइए। बोलिए सर। एक क्वेश्चन है, एक बच्चे का कमेंट आया था, उसका मैं एड्रेस कर देता हूँ। कमेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताइए ज्वाइंट सीटिंग कितनी बार हुआ है। ज्वाइंट सीटिंग जो है कितनी बार हुआ है। कल वाले सेशन में हमने बात करा था ज्वाइंट सीटिंग जो है आर्टिकल किस में होता है, आर्टिकल 108 के तहत करी जाती है। ज्वाइंट सीटिंग कितनी बार हुआ है? तो ज्वाइंट सीटिंग जो है आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं। कब बैठते हैं? तो जब भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, कभी कभी भी लोकसभा राज्यसभा के बीच विवाद हो जाता है बिल को लेकर, तो ज्वाइंट सीटिंग जो है किया जाता है। ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कितनी बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ है? तो लिख लीजिएगा 3 बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ है। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 1961 में। और 1961 में किस लिए किया गया था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए। डाउरी प्रोहिबिशन बिल। डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए पहली बार ज्वाइंट सीटिंग किया गया था। दूसरी बार कब किया गया था? 1978 में किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो बैंकिंग बैंकिंग से रिलेटेड एक बिल आया था, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, उसके लिए किया गया था। और तीसरी बार ज्वाइंट सीटिंग कब किया गया था? तो इसको भी लिख लीजिएगा, 2002 में किया गया था। 2002 में किसके लिए? पोटा के लिए। पोटा का मतलब क्या होता है? पोटा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म एक्ट। इसके लिए जो है 3 बार ज्वाइंट सीटिंग हो चुकी है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे कुछ और सवाल पूछ लिया जाए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। बताइए अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाए। अगला सवाल ये है कि बताइए लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो लोकसभा के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 81। राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 80। पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 79। ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ज्वाइंट सीटिंग कैसे होगा, तो ये भी समझ में आ गया था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। किसकी बात करता है सर? नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगाया जाना चाहिए? तो 3 ग्राउंड याद रखिएगा। कौन कौन से? वॉर के समय, उसके बाद दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन के समय, ध्यान से लिखिएगा सब लोग, एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए तो ज्वाइंट नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और तीसरा लिख लीजिएगा क्या? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन के केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है। पहले ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुआ करता था। तो पहले क्या हुआ करता था? पहले पहले का ध्यान रखिएगा। पहले क्या हुआ करता था? तो पहले ये इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था, आंतरिक अशांति। इसके बेसिस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका गलत प्रयोग करा। इसी वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पूरी बात ध्यान रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उसकी वजह से क्या कर दिया गया? इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया गया। आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया गया। ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 356 किसकी बात करता है? आर्टिकल 356 ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी को ही क्या नाम दिया जाता है बोलो? स्टेट इमरजेंसी को ही प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ये बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और स्टेट इमरजेंसी हाल ही में कहाँ लगा था? मणिपुर में लगा था। ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए आर्टिकल 360 किसकी बात करता है? आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल, क्या करना है? बैठो पढ़ो। फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, किस केस को हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है? हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस केस जो है वो किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला केस। शिवकांत शुक्ला केस, इसको क्या बोला जाता है? हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है। चलो, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को
रिट जारी करने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस में दिया हुआ है? तो हाई कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत जो है दिया गया है। चलिए, राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है? तो याद रखिएगा, राइट टू वोट आपका लीगल राइट है। राइट टू वोट क्या है आपका? एक लीगल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ बात? राइट टू इंटरनेट क्या है? राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 और 19, अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। राइट टू इंटरनेट किस केस में बताया गया था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अनुराधा भसीन केस। ठीक है, अनुराधा भसीन केस में बताया गया था। अनुराधा भसीन केस जो हुआ था, इसमें बताया गया था कि राइट टू इंटरनेट जो है आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, कुछ और बात बता देते हैं आपको फटाफट। पॉलिटी रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर साइंस पे आते हैं। जैसे पूछा जाएगा आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 किसके बारे में है? तो लिख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में क्या है? ये है 338 नेशनल। आर्टिकल 338 ए किसके बारे में है? तो ये लिख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए है। ये दोनों कब जोड़ा गया था? तो ये दोनों जोड़ा गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था कब, उसको लिख लीजिएगा आप समय देखकर। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाए 102वां संविधान संशोधन, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2018 में, इससे क्या जोड़ा गया था? तो एनसीबीसी जोड़ा गया था। एनसीबीसी का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास जोड़ा गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल ध्यान रखना है, नहीं रखना है, इससे ज़्यादा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में हुआ था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 104वां संविधान संशोधन है। ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर पूछा जाए एजुकेशन के लिए कौन सा है, एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल बताओ? तो एजुकेशन के लिए आप बताएंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2002 में हुआ था। ये बात तो आपको पता ही है। बात समझ में आ रही है? बोलो। अभी बताओ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है बी आर गवई। ठीक है, बी आर गवई जी क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। क्या हैं? पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा दूसरे दलित हैं। ठीक है, सेकंड दलित चीफ जस्टिस। बताओ दलित शब्द किसने यूज किया था? फॉर सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दलित शब्द किसने यूज करा था? तो दलित शब्द जो है वो गुलामगिरी में, गुलामगिरी पुस्तक में यूज करा गया था। अब बताओ गुलामगिरी किसने लिखा है? गुलामगिरी लिखने वाले कौन है? तो ये याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले जी, ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, इन्होंने ही क्या बनाया था? इन्होंने ही बनाया था सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। ठीक है भैया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बोलो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको हटाने का क्या प्रोसेस है? अगर हटाना है, इसको इम्पीचमेंट लगाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आता है? बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताइए। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो, रिमूवल हो, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है। लिख लीजिएगा, किस में लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से ग्राउंड होते हैं लगाने के? तो दो ग्राउंड लिख लीजिएगा, दो ग्राउंड होते हैं। पहला होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। ठीक है, अक्षमता हो गया है, अब काम ही नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से उनको हटाया जा सकता है। चलिए, अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉपर मिनरल? कौन है इसमें से कॉपर मिनरल? बताइए। अभी देखिए, बॉक्साइट किसका मिनरल है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का है कि नहीं, बताओ।
हेमाटाइट किसका है? आयरन का है। अब समझ में नहीं आ रहा है एजुराइट और हेलाइट। हेलाइट बताइए किसका मिनरल है? बताइए। हेलाइट मिनरल जो है वो किसका है? तो इसको हेलाइट ऐसे बोला जाता है, इसको NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी कॉपर का तो नहीं हुआ, तो कॉपर का कौन होगा बताओ? एजुराइट होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हेलाइट किसका होगा? हेलाइट मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोला जाता है? हेलाइट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम के लिए कौन कौन सा मिनरल होता है? लिख लीजिएगा। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा मिनरल होता है? तो लिखिए सबसे पहले बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। दूसरा केओलनाइट। KAOLINITE, केओलोनाइट होता है एल्यूमिनियम के लिए। अगला आयरन के लिए बता दो। आयरन। आयरन के लिए होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट हो गया। दूसरा बताइए। मैग्नेटाइट। तीसरा बताइए। सीडेराइट। ये फैन ऑन कर देना। चौथा बताइए। आयरन पायराइट। आयरन पायराइट। ठीक है, तो ये चार होते हैं किसके लिए? आयरन के लिए। अगला कॉपर। तो कॉपर के लिए एक आपने अभी लिख लिया, एजूराइट। ठीक है, दूसरा बताइए कॉपर के लिए क्या होता है? तो लिख लीजिए कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट। उसके अलावा लिखिए इसमें मैलेकाइट। MALACHIT, मैलेकाइट। उसके बाद क्या होता है? क्यूबराइट। क्यूबराइट हो गया। उसके बाद लास्ट लिख लीजिए कॉपर ग्लांस। लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस। ठीक है, तो ये सारे होते हैं किसके लिए? कॉपर के। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, बताइए जिंक का क्या होता है? जिंक। जिंक। तो जिंक के लिए क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। उसके अलावा कैलामाइन। कैलामाइन। उसके अलावा जिंकाइट। जिंकाइट। तो ये सारी बात जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जिंक के लिए, कॉपर के लिए, आयरन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए आपको ये सारी कहानी जो है आप याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। कुछ समझ आया? बताइए। चलिए, अब आता है सवाल कि कुछ और बात बता दीजिए। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल है ये, ल्यूकेमिया क्या होता है? LUKEMIA। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको कहते हैं? बताइए। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर को कहा जाता है। WBC जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे या बहुत कम होने लगे, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये फ़ैन तेज करो, बहुत गर्मी हो रहा है। ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर को कहा जाता है। इम्फीसिमा किसको कहते हैं? इम्फीसिमा। इम्फीसिमा जो होता है वो लंग्स कैंसर को कहा जाता है। लंग्स कैंसर। इसमें क्या होता है इम्फीसिमा में? एल्वियोली ख़त्म होने लगती हैं। एल्वियोली जो होता है, एल्वियोली डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, इसको इम्फीसिमा कहते हैं। एल्वियोली क्या होता है? तो एल्वियोली जो होता है इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस। क्या हो गया है? गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होता है एल्वियोली में। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? एक ऐसा ट्यूमर, एक ऐसा ट्यूमर जो कैंसराइड हो चुका है, कैंसरस हो चुका है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको कार्सिनोमा कहा जाता है। कार्सिनोमा। और ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर मतलब हो गया कोई भी गांठ जो आपके बॉडी में पाई जाती है उसको ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, बताओ क्लियर हुई बात? हम्म। चलिए सर, आगे बढ़ा जाए। कैंसर बताओ क्या होता है? कैंसर। कैंसर क्या होता है? तो लिख लीजिएगा कि अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। चलिए अगला। बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारी का नाम लिख लीजिए। जैसे कुछ और आपको बता दें टेस्ट। जैसे विडाल टेस्ट किस में होता है? विडाल टेस्ट।
विडाल टेस्ट जो होता है वो आपको क्या कहा जाता है? विडाल टेस्ट को, ये टाइफाइड में होता है। टाइफाइड में होने वाले टेस्ट को क्या बोलेंगे बताओ? विडाल टेस्ट बोलेंगे। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम। बताओ टाइफाइड किसके टाइफाइड जो है किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस से तो टीबी होता है। साल्मोनेला टाइफी से होता है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है क्या? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है आपका टाइफाइड। अगला, टीबी। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मॉन्टुक्स टेस्ट किया जाता है, स्किन टेस्ट कहा जाता है। मॉन्टुक्स टेस्ट जो होता है वो टीबी के लिए होता है। टीबी के लिए वैक्सीन का क्या नाम है? बीसीजी। बीसीजी जो है वो क्या है? एक वैक्सीन है टीबी के लिए। टीबी के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो लिख लीजिएगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अगला सवाल। जो एसटीडी होता है, एसटीडी मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें दो होते हैं, गोनोरिया और दूसरा होता है सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गोनोरिया और सिफिलिस जो होता है वो किससे होने वाला बीमारी है? तो बता सकते हैं आप इसको, गोनोरिया और सिफिलिस कल मैंने बताया था, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगला सवाल। एक होता है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, एसटीडी में ही होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, बार बार लिखिए, सुनते रहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म यही होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर हुई बात? एक मिनट रुक जाओ। चलो, अब एड्स जो है वो किस वायरस की वजह से होता है? एचआईवी। एचआईवी का मतलब क्या होता है बताओ? एचआईवी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से क्या होता है? एचआईवी होता है। अब एचआईवी और एड्स के टेस्ट के लिए हमने क्या करना है? टेस्ट कैसे होता है? तो याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? एलिसा टेस्ट जो होता है एचआईवी और एड्स के लिए होता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये होता है इसका क्या? एलिसा का फुल फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे आपसे कुछ पूछ लिया जाए, कुछ और बीमारी का नाम जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस मतलब, इंसेफेलाइटिस मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ होगा। इंसेफेल, इंसेफेल मतलब क्या होता है? ब्रेन। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस किस मॉस्क्यूटोज की वजह से होता है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की वजह से। क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की वजह से होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। डेंगी होता है, डेंगी, जो फ्लेवी वायरस से होता है, फ्लेवी वायरस से होता है। किस मॉस्क्यूटो से होता है? तो लिख लीजिएगा एडीज एजिप्टी। एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो से क्या होता है? तो एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो से होता है आपका, एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो से क्या होता है? ये होता है डेंगी। उसके बाद मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मलेरिया एक क्या है? प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। और ये मच्छर का नाम बताइए? तो याद रखिएगा फीमेल एनोफिलीज। ठीक है भैया, ये कहानी ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। और ये किस मक्खी से होता है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई से होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला। वायरस से दो बीमारियां होती हैं, बताइए। एक को बोला जाता है चिकन पॉक्स और एक को बोला जाता है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए वायरस कौन सा होता है? तो याद रखिएगा वेरिसेला जोस्टर। और स्मॉल पॉक्स के लिए कौन होता है? वेरिएला जोस्टर। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला होता है, एक और बीमारी होती है अस्थमा, जिसको एजमा कहा जाता है। अस्थमा किसकी वजह से होता है? एक फंजाई होता है, उस फंजाई की वजह से होता है। बताइए फंजाई का क्या नाम है? तो लिख लीजिएगा एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की वजह से क्या होता है? तो ये होता है आपका अस्थमा। ठीक है, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बोलो। डीपीटी क्या होता है? डीपीटी एक वैक्सीन होता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस। टिटेनस में क्या होता है बताओ? अभी कल ही बताया था, टिटेनस में क्या होता है? लॉक जॉ हो जाता है। लॉक जॉ मतलब जबड़ा बंद होने लगता है, लॉक जॉ। चलिए, जॉ कितने होते हैं? दो होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। अपर को क्या बोला जाता है और लोअर को क्या बोला जाता है? बोलिए, अपर को क्या बोलते हैं आप? तो लिख लीजिएगा, अपर को बोला जाता है मैगजिला, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? मैंडिबल। ठीक है। पैर जो होता है, लेग, लेग में दो हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी? तो लिख लीजिएगा, एक को बोला जाता है फेबुला, और दूसरे को क्या बोला जाता है? टीबिया। ठीक है। हाथ में, हैंड में दो हड्डी होती है, कौन कौन सी? तो हैंड में जो होता है उसको भी लिख लीजिएगा, एक को बोला जाता है क्या? रेडियस, और दूसरे को क्या बोला जाता है? अल्ना। रेडियस और अल्ना। ठीक है। आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन, ब्रेन के ऊपर एक एक खोपड़ी होता है हड्डी का, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्रेनियम। ठीक है। ब्रेन के ऊपर जो लेयर होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ब्रेन के ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है? LAYER। इसको बोला जाता है, पहला लेयर होता है पायामेटर, दूसरा लेयर होता है ड्यूरामीटर, तीसरा होता है एरिकनॉइड। एरिकनॉइड। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, सारी बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलिए, अगला, द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, सकल बोई गई क्षेत्रफल और शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल में एक अनुपात क्या होता है? उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है कि क्या होता है इसका आंसर। द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब होता है कि कितनी बार क्रॉप को एक साल के अंदर अंदर बोया गया है। लिख लीजिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? तो लिख लीजिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो आपके एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है कि द हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स अ क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम लैंड, ऑन द सेम लैंड, ऑन द सेम लैंड विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर पूछा जाएगा कि बताइए इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो कितनी तेज़ी से आपने रोटेट किया है, उसको इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया जो भी बोया गया है। ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, टोटल एरिया जो बोया गया होता है, इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, बैठे रहो, अभी सही हो जाएगा वो। चलें आगे बढ़ें। अब देखिएगा थोड़ा, ये है ग्लूकोज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज के पास फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये 6 कार्बन है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन से ये 3 कार्बन में टूटता है, उसको क्या बोला जाता है? पाइरूवेट बोला जाता है। पाइरूवेट बोला जाता है, जिसमें 3 कार्बन हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आता है सवाल कि पाइरूवेट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। उसके अलावा एनर्जी बनाता है। अगर पाइरूवेट टूटता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनाता है?
लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी बनता है। अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम चलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है, तो इसको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी बनाता है, जो हमारे आपकी बॉडी में काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बता दीजिए जल्दी बताइए, हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें आप बीमार हैं इसको लेके एंजाइटी हो जाती है, ठीक है ना। एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें आप अपने बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, सर्दी हुआ, खांसी आने लगा एक दिन के लिए, खांसी आया, तुरंत ये सोच लिया कि क्या हो गया, हमको टीबी हो गया। तो ये टेंशन जो हो जाता है इसको हाइपोकॉन्ड्रिक सिचुएशन बोला जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। एक्सेसिव वरी अबाउट हेल्थ, लिख लीजिएगा इसको, एक्सेसिव वरी अबाउट हेल्थ, इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए इसी के साथ दो चीज़ और बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्स रेट अगर ज़्यादा हो जाए, एक मिनट, पल्स रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। और पल्स रेट कम हो जाए, पल्स रेट जो है वो कम हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो गया है, हार्ट में ब्लड सप्लाई जो हो गया, ब्लड सप्लाई जो होता है कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट किसको कहते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है कि फंक्शन ही, हार्ट का फंक्शन काम करना बंद कर दिया, हार्ट जो है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक को किस नाम से जाना जाता है, तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, इन्फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। हार्ट अटैक को क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, हल्दी जो होता है, हल्दी, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, हल्दी, हल्दी में कौन सा सब्सटेंस मिलता है जो एंटी कैंसरस होता है, ठीक है। हल्दी में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, तो करक्यूमीन जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है, करक्यूमीन इसको बोला जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। करक्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, एंटी कैंसरस होता है। अगला सवाल है, ये बताइए सबसे लार्जेस्ट शेयर पावर जनरेशन में किसका है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर शेयर जो है पावर जनरेशन में किसका है, तो आप सही आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका। पावर जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है, तो बताइए थर्मल पावर से किया जाता है, किससे किया जाता है, थर्मल पावर से किया जाता है। थर्मल पावर जनरेशन जो होता है प्लांट, इसको थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है, वो क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। थर्मल पावर क्या करता है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ भी हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है। 65% से ज़्यादा, 65% से ज़्यादा, मोर देन 65% जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो थर्मल पावर से किया जाता है। बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इंडिया का कौन सा है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इंडिया का कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बताइए क्या नाम है इसका, तो लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पर है ये, तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, सिंगरौली, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, और ये मध्य प्रदेश, ठीक है भैया।
विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट में कैसे हीट एनर्जी लाया जाता है? तो याद रखिएगा, हीट एनर्जी कैसे लाया जाता है, तो कोल बेस्ड होता है। ठीक है, कोयला को जलाकर लिया जाता है, कोल बेस्ड होता है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? तो एनटीपीसी करता है। एनटीपीसी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? एनटीपीसी करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलो, अगला सवाल पूछा जाए आपसे। चलिए कुछ और काम की बात हो जाए, क्या कहते हैं? सर काम की ही बात तो करनी है हमको। रिवीजन करा दीजिए, बाकी काम तो हम कर ही लेंगे। विटामिन का नाम तो कल बता ही दिया था, क्यों? चलिए विटामिन का नाम भी लिख लीजिए। विटामिन का नाम तो लिखवा ही देंगे। चलिए बताइए, एक होता है बीमारी जिसको बोला जाता है बुलीमिया। बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है? ठीक है, एक व्यक्ति है, वो हमेशा खाए जा रहा है, कीप्स ईटिंग। ठीक है, हमेशा खाए जा रहा है और लगातार खाए जा रहा है, और खाते खाते क्या हो रहा है बताओ? वोमिटिंग करने लग रहा है, रुक नहीं रहा है, वोमिटिंग कर रहा है। उस बीमारी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बुलीमिया नर्वोसा। बात समझ में आ रही है? बोलो। चलिए, माउथ का पीएच कितना होता है? माउथ जो होता है बताइए, एसिड होता है या बेस होता है? तो माउथ हमेशा एसिड होता है, एसिड नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आता है? सलाइवा आता है, और सलाइवा का नेचर कैसा होता है? एसिड। इसलिए माउथ का नेचर कैसा होता है? एसिड। तो एसिड को, ये एसिड है, और इसको बेस दिया जाएगा तो ही न्यूट्रल होगा। क्यों? बेस देंगे तो ही क्या बनेगा? ये न्यूट्रल बनेगा। और न्यूट्रल करने के लिए क्या दिया जाता है? टूथपेस्ट करा जाता है। टूथपेस्ट करा जाता है। तो अब एग्जाम में सवाल आएगा, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? तो लिख लीजिएगा, वो बेसिक नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, अभी हाल ही में 58th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? 58th टाइगर, 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन बना है? तो आप आंसर दे सकते हैं क्या? 58वां टाइगर रिजर्व जो है कौन बना है? तो आप बताएंगे माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है ये? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके पहले पूछा जाए 57th टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो 57th था आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में क्या किया गया है नया? तो जो रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम जारी किया गया है। एआई पावर्ड फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम जारी किया गया है। फॉरेस्ट वार्निंग सिस्टम जारी किया गया है, जो एआई से चलेगा। ठीक है, आप जंगल में कोई भी पेड़ काटेंगे तो वो पता चल जाएगा पेड़। ठीक, चलिए अगला सवाल एक पूछा जा रहा है कि बताइए, इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, बताइए कौन है? तो वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। लामजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है बताओ? ये पड़ता है आपका मणिपुर में। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर पूछा जाएगा कि न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? न्योरा वैली और बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ हैं? तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कौन सा कैपिटल है बताओ? कोलकाता। और कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। याद है कि नहीं याद है? बोलो। जिसको दमदम एयरपोर्ट कहा जाता था, भूलना नहीं है, हर एक चीज़ को रिलेट करते हुए चलना है। ठीक है भैया? चलो पूछा जाएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। अब नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क जो है वो पड़ेगा आपका गोवा में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा गोवा, गोवा में रनमाले फोक थिएटर, ध्यान रखिएगा, रनमाले फोक थिएटर ध्यान रखिएगा। तरंग मेल डांस याद रखिएगा, तरंग मेल डांस, तरंग मेल डांस भी याद रखेंगे आप। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। और वैली से आया है, वैली से कुछ और चीज़ें, जैसे पूछा जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क,
तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ेगा आपका केरला में। आपसे पूछा जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो पिन वैली नेशनल पार्क हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, फूलों की घाटी, तो ये नेशनल पार्क आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या सही सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस इसका क्या होगा, बोलिए। तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आए थे। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद कौन आया था, जहांगीर नहीं, हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर आया था। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए थे। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सीक्वेंस है आपका मुगल सल्तनत का। बात समझ में आ रही है। मुगल एम्परर्स में सबसे पहले कौन आया था, बाबर। तो बाबर के बारे में क्या लिख लेंगे, एक लाइन में लिख लीजिएगा, बाबर, BABUR भी लिखा जाता है। बाबर जो क्या है, फाउंडर हैं मुगल एम्पायर के। इन्होंने क्या किताब लिखी थी, बाबरनामा। बाबरनामा में इन्होंने क्या लिखा, बाबरनामा में लिखा कि वो अदम्य इच्छा शक्ति और साहस, क्या हुआ, एक मैदान हार गए, ठीक है, क्या हुआ, एक मैदान हार गए, वह अदम्य इच्छा शक्ति और साहस जो ना किसी के सामने झुकने को तैयार है ना सिजदा करने को तैयार है। तो बताइए सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि झुक कर प्रणाम करना, ठीक है, प्रणाम करना होता है झुक कर, इसको सिजदा। और पैबोस क्या होता है, पैबोस मतलब होता है पैरों को चूमना। ठीक, चलिए सर आगे पढ़ा जाए। बाबर हो गया, फाउंडर हो गए। हुमायूं के बारे में क्या बताएंगे, हुमायूं के बारे में बताएंगे कि ये बाबर के बेटे थे। अकबर के बारे में क्या बताएंगे, हुमायूं के बेटे थे। और सबसे इन्फ्लुएंशियल कोई हुआ तो अकबर हुआ। जहांगीर किसका बेटा था, अकबर का बेटा था। शाहजहां के बारे में क्या बताएंगे, ताजमहल इन्होंने बनाया था। औरंगजेब के बारे में क्या बताया था, शाहजहां के बेटे औरंगजेब थे। और लास्ट ग्रेट मुगल रूलर थे औरंगजेब। और औरंगजेब के समय ही मराठा एम्पायर से लड़ाई भी हुई थी। तो ये सारी कहानी तो आपको पता ही होगा, क्यों भाई। चलो पूछा जाएगा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था मामलूक डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, मामलूक डायनेस्टी। उसके बाद मामलूक के बाद कौन आया था, मामलूक के बाद आया था खिलजी। खिलजी के बाद कौन आया था, सैयद। यही है था ना, मामलूक था, मामलूक के बाद खिलजी, खिलजी के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ और शब्द बता दीजिए। जैसे एक आपके एग्जाम में ही सवाल आया था, मैं देख रहा था। इकोसिस्टम शब्द जो है किसने दिया है, इकोसिस्टम जो है शब्द किसने दिया है, तो इकोसिस्टम जो है टेंसले ने दिया है। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो याद रखिएगा अर्न्स्ट हैक्कल ने दिया है। अर्न्स्ट हैक्कल ने दिया था इकोलॉजी शब्द, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी किसका रिलेशन होता है, अगर पूछा जाए इकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है किसका, तो स्टडी है आपका रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। जो अजीव होते हैं और इन्वायरमेंट होते हैं उनके बीच का कौन सा रिलेशन कौन बताता है, ये इकोलॉजी शब्द बताता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब इकोलॉजी शब्द आया है तो इससे कुछ और बातें जो हमारे दिमाग में आ रही हैं वो आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। सबसे पहला, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे लिख लीजिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था, ठीक है। अच्छा, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, वियना, वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। वियना कन्वेंशन किसके लिए हुआ था, तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में। और किसके लिए, O3 लेयर, ओजोन लेयर जो होती है उसको प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेन करने के लिए वियना कन्वेंशन किया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, तो ओडीएस, ओडीएस का मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। और कब किया गया था, 1987 में। इसके अलावा किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था।
अमेंडमेंट था किसका? अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल को ही क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल कब हुआ था? गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल, तो गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है वो 1999 में किया गया था। किसके लिए? ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए। किसके लिए किया गया था? ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए किया गया था गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल, ठीक है। ओजोन को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं बताओ? मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं, डॉप्सन, ठीक है भाई। क्लियर हुआ बात? चलिए, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है बताओ? तो 5 जून को मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलो, अब पूछा जाएगा वेटलैंड सिटी कौन कौन सी हैं? वेटलैंड सिटी इंडिया में कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, एक का नाम है उदयपुर और दूसरे का क्या नाम है? इंदौर। इंदौर हाल ही में अभी भिखारी मुक्त भी हुआ है, यानी बेगर फ्री सिटी भी हुआ है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला कुछ पूछा जाएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड हो जाएगा बायोसेफ्टी से। बायोसेफ्टी से रिलेटेड हो जाएगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? इसको भी लिख लीजिएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड हो जाएगा? क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड होगा? तो ये लिख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड होगा। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है भैया। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे एक दो बात और बताऊंगा काम की, जिससे आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1973। इन्वायरमेंट की कहानी खत्म, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992। चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो वो असम में है, वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत हुई थी 1975 में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा प्रोजेक्ट, ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्नो लियोपार्ड की शुरुआत कहाँ हुई थी? स्नो लियोपार्ड, तो प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड की शुरुआत हुई थी 2009 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताइए, मैक्सिमम स्नो लियोपार्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो मैक्सिमम स्नो लियोपार्ड पाए जाएंगे आपके लद्दाख में। कितने पाए जाते हैं? 68% टोटल का, 68% मिलता है, ठीक है। 68% मतलब 477, 477 कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पर लद्दाख में मिलते हैं? हेमिस नेशनल पार्क में मिलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मिलता है। चलिए, अब आगे बढ़ा जाए। आगे पूछा जाएगा कि बताइए, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? कंट्रोल एक्ट कब आया था? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था 1981 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ें थोड़ा सा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। उसके बाद जो है, भाई कि एक मिनट, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट जो है 1972 का है। आगे बढ़ा जाए। आगे जो है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब का है? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब का है? तो ये है 1974 का। इसके अलावा पूछा जाए जो है
बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और एक दो बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिवोल्यूशन, कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता किसको कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और एम एस स्वामीनाथन को इंडिया में फादर कहा जाता है किसका, ग्रीन रिवोल्यूशन का। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर सिल्वर अरे यार, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपका एग्स, अंडे से रिलेटेड है। ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी से रिलेटेड है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन तो ऑयल सीड से रिलेटेड है, ऑयल सीड से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, राउंड रिवॉल्यूशन जो है आलू से रिलेटेड है, पोटैटो से रिलेटेड है। इसके अलावा पूछा जाएगा ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये बायोडीजल से रिलेटेड है, बायोडीजल से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पिंक रिवॉल्यूशन, तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेटेड है पोल्ट्री से या टोमेटो से, टोमेटो से। ठीक। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो गोल्डन फाइबर हो जाएगा जूट से रिलेटेड है। ठीक है। जूट से रिलेटेड है। और सब पूछा जाएगा सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, तो क्या बताएंगे, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेटेड हो जाएगा कॉटन से। ठीक है। अगला एक चीज़ और लास्ट पूछा जाएगा, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रे रिवॉल्यूशन आप क्या बताएंगे, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ग्रे ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ये सारी कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों भाई बताइए। इसी बात को बता दीजिए, ओशियन डे कब मनाया जाता है, ओशियन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 8 जून को मनाया जाता है। और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे मनाया जाता है आप 5 अक्टूबर को। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये पड़ता है आपका बेंगलुरु में। टी बोर्ड कहाँ है बताओ, बेंगलुरु। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ है, टी बोर्ड का तो कोलकाता में हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हल्दी बोर्ड कहाँ है, हल्दी बोर्ड, हल्दी बोर्ड जो है वो निजामाबाद में है, निजामाबाद में है हल्दी बोर्ड का। बात समझ में आ रही है। बताओ भाई क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या। चलिए अगला सवाल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए का होता है उसमें क्या होता है। देखो, बाई पॉलीमर होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए क्या रखता है, तो ये रखता है, क्या रखता है, बाई बाई पॉलीमर रखता है। इसमें नाइट्रोजिनस बेस आता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर आता है, और फॉस्फेट ग्रुप आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो ग्रुप होता है उसमें क्या क्या होते हैं। अब आता है सवाल, सर नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, तो डीएनए में होता है नाइट्रोजिनस बेस्ड। अब नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। 4 का नाम पूछा जाता है, पहला हो गया एडिनिन, एडिनिन, एडिनिन को क्या बोला जाता है, इसको लिखा जाता है ए, आप भी ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा। दूसरे को क्या लिखा जाता है, ग्वानीन, ग्वानीन को क्या लिखा जाता है, तो ग्वानीन को लिखा जाता है जी। तीसरा लिखेंगे क्या, तीसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन को क्या लिखा जाता है, साइटोसिन को लिखा जाता है सी। और चौथा आप लिखेंगे क्या, चाहे चौथा लिखेंगे थायमीन, और एक मिनट, थायमीन, और थायमीन को क्या लिखा जाता है बताओ, थायमीन को लिखा जाता है टी। तो ये होता है डीएनए में 4 न्यूक्लियर बेस। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ से आता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आता है, हाइड्रोजन से। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर आता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये जो आता है वो कहाँ से आता है, तो ये डिराइव किया जाता है, डिराइव फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इसको क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। बाकी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कहाँ से आता है, वो फॉस्फोरिक एसिड से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो, क्लियर हुई बात। अब आता है सवाल कि जो सेल होता है, डीएनए और आरएनए इसमें होता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है,
आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए में 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। लिख लीजिएगा, साइटोसिन थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, आरएनए की कहानी ये होती है। बाकी सेल के बारे में जानते ही हैं। सेल की खोज किसने करी थी सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी थी। लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ल्यूवेनहॉक ने करा था। चलिए आगे पूछा जाए आपसे कि अगर बताइए सेल सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, ये बताएंगे आप, होमवर्क है आपके लिए। सेल में न्यूक्लियस की खोज जो है किसने करी थी। सेल में मिलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले का काम क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ वाला क्या करता है बताओ, स्मूथ वाला जो है लिपिड सिंथेसिस करता है। याद रखिएगा, ठीक है भैया, याद रखिएगा। अगला, प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो किस में होता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो होता है वो अमीनो एसिड में होता है, अमीनो एसिड में होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए फैट का ब्रेकडाउन किस में होता है, तो फैट का ब्रेकडाउन जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है, ग्लिसरॉल में होता है। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में होता है, तो ये होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। चलिए इसके अलावा जो है आपसे कुछ बात कर लिया जाए जो आप बता सकते हैं। एक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, जो आपके एग्जाम में भर भर के सवाल आता है। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो सॉल्यूशन होता है आपका एल्कोहल का आयोडीन के साथ, एल्कोहल का आयोडीन के साथ जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोला जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एलॉय जो होता है, एलॉय, एलॉय किसका सॉल्यूशन होता है, एलॉय जो होता है सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। कुछ एलॉय का नाम लिख लीजिएगा, सोल्डर, सोल्डर जो होता है जो तार को जोड़ने का काम करता है, इसमें लेड होता है और टिन होता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, तो Cu प्लस टिन होता है। उसके अलावा ब्रास, ब्रास में क्या क्या होता है, Cu प्लस जिंक होता है। इसके अलावा स्टील, स्टील में क्या होता है, तो लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन होता है। ये सारी बात जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो के बाद अगला सवाल है, एड्स जो है ह्यूमन, एड्स जो है, एड्स कॉज होता है किससे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड का कुछ भी एक सुई लिया जाए, एक ब्लड में लगाया जाए, दूसरे ब्लड में लगा दिया जाए, एड्स का ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम से। और ये चेक कैसे किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से से किया जाता है, अलीसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आइए एक बात और बता देते हैं, उसके बाद फटाफट तेजी से इसको करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल हमने पढ़ा था, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन वर्ल्ड में नहीं पढ़ा था। वर्ल्ड में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सबसे पहला रे नाम का एग्रीकल्चर कहाँ किया जाता है, तो रे नाम का एग्रीकल्चर जो होता है वियतनाम में किया जाता है। ठीक है, मासोले कहाँ किया जाता है, मासोले, मासोले जो है कॉन्गो में किया जाता है। जायरे रिवर वैली, जायरे रिवर वैली। नील रिवर याद है ना, सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नील रिवर। कहाँ निकलती है, इजिप्ट से, सॉरी लेक विक्टोरिया से निकलती है, इजिप्ट होके जाती है, इजिप्ट पे ही आसवान डैम बना हुआ है। चलिए लोगान कहाँ है, लोगान, लोगान कहाँ होता है, ये होता है वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में क्या किया जाता है, लोगान किया जाता है। तमराई की बात करी जाए, तमराई, तमराई कहाँ होता है, तो तमराई जो है वो थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है, थाईलैंड में। थाईलैंड की कैपिटल बताओ क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और किस नदी के किनारे स्थित है ये, तो छाओ फराया रिवर के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, छाओ फराया रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है ना। वाट फो टेम्पल कहाँ है, अगर पूछा जाए वाट
फोर टेम्पल हाल ही में मोदी जी विजिट करने गए थे, तो याद रखिएगा वाट फोर टेम्पल जो है वो भी थाईलैंड में है। ठीक है। अगला लडांग कहाँ होता है? लडांग, लडांग जो है वो इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया की कैपिटल नया संतरा, नूसंतरा, ध्यान रखिएगा। रोका कहाँ होता है? रोका, शादी वाला रोका नहीं, रोका जो है वो कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी पोर्ट का नाम क्या होता है? सेंटोस। कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड होता है उसको क्या कहते हैं? ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड होते हैं उसको कहा जाता है सेल्वास, सेल्वास। और क्या बोला जाता है? कैंपोस और सेरेडोस, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा था मिल्पा, मिल्पा कहाँ होता है? मिल्पा जो होता है वो मैक्सिको में होता है। बात समझ में आ रही है? चलो, वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। बाकी इंडिया वाला तो याद ही होगा, क्यों? कुमारी कहाँ होता है? कुमारी, कुमारी जो होता है वो कहाँ होता है? कुमारी आपका केरला में किया जाता है। इसके अलावा दीपा कहाँ होता है? दीपा, तो दीपा बताइए कहाँ होता है? बस्तर में होता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। ठीक है। इसके अलावा झूम कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो है उसको झूम कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाए पोडू कहाँ होता है? पोडू, पोडू जो है आंध्र वाले रीजन में, आंध्र वाले रीजन में पोडू कहा जाता है। ठीक है। धावी कहाँ होता है? धावी, धावी जो है वो उड़ीसा, भृंगा धावी, उड़ीसा वाले रीजन में धावी कहा जाता है। ठीक है। बत्रा, BATRA, बत्रा कहाँ होता है? बत्रा जो है वो राजस्थान वाले एरिया में होता है। ये सारी बात जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब कुछ ग्रासलैंड के नाम हैं उसको भी फटाफट लिख लीजिए, पहले एक सवाल कर रहे हैं उसके बाद। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि टाइगर रिजर्व वहाँ भी है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किससे बनता है? तो बताइए, DNA और प्रोटीन से जो है यूकैरियोटिक क्रोमेटिन बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? यूकैरियोटिक का मतलब किसमें? जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक इसमें जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है या अनडेवलप्ड होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। आगे सवाल पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ ग्रासलैंड बताना चाहता हूँ, वो लिख लीजिएगा। ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखिए। सबसे पहले कैंपोस का ग्रासलैंड, कैंपोस ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? पंपास ग्रासलैंड पाया जाता है अर्जेंटीना में। बात समझ में आ रही है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में ही एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका क्या नाम है? पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट जो है वो भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है आपका इसमें अर्जेंटीना में। ठीक है। प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो पाया जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड पाया जाता है। उसके अलावा लानोस कहाँ पाया जाता है? ठीक है, लानोस, लानोस कहाँ पाया जाता है? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला में। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? पुस्ताज, पुस्ताज जो है हंगरी में पाया जाता है। हंगरी, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। ठीक है। सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना, सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड ग्रासलैंड ये पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है भैया। स्टेपीज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपीज ग्रासलैंड जो है वो पाया जाता है यूरोप में। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है मंचूरिया ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? मंचूरिया ग्रासलैंड ये पाया जाता है मंगोलिया में। बात समझ में आ रही है? और लास्ट लिख लीजिए, डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स ग्रासलैंड, तो डाउन्स ग्रासलैंड पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट के नाम फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, डेजर्ट। ठीक है। गिब्सन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? गिब्सन, ये भी। सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ये सारे डेजर्ट जो है विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? बोलो, क्लियर हुआ? बोलिए भैया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए कुछ और बात लिख लीजिए। जैसे कहा जाए
ब्लू विट्रियॉल, कुछ फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ब्लू विट्रियॉल किसको कहा जाता है? ब्लू विट्रियॉल जो होता है वो CuSO4.5H2O, इसको ब्लू विट्रियॉल कहा जाता है। वाइट विट्रियॉल किसको कहा जाता है? वाइट विट्रियॉल किसको कहा जाता है? तो ये ZnSO4.7H2O को कहा जाता है। ग्रीन विट्रियॉल किसको कहा जाता है? ग्रीन विट्रियॉल, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट 7H2O होता है। ठीक है, जिप्सम क्या होता है? कल भी पढ़े थे इसको। जिप्सम जो होता है CaSO4.2H2O। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसको होता है, कहा जाता है? CaSO4.12H2O। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। बाकी फिटकरी का फार्मूला तो जानते ही होंगे। एलम का फार्मूला क्या होता है? तो एलम का होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, और उसके बाद होता है 24H2O। ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चले आगे बढ़ा जाए। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, बताओ क्या कहा जाता है इसको? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। फोटोट्रॉपिज्म कब होता है? जब वो सनलाइट की तरफ बढ़ता है, सनलाइट की तरफ बढ़ता है तो क्या बोला जाता है? उसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म कैसे होता है? जब वो वाटर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म कब करता है? कीमोट्रॉपिज्म मतलब किसी केमिकल सब्सटेंस की तरफ बढ़ना शुरू करता है। केमिकल सब्सटेंस की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका कीमोट्रॉपिज्म। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसने इंडिपेंडेंस कांग्रेस सेशन के 1929 में फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस फहराया था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस सेशन 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जनवरी को हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, पहली बार कांग्रेस के सेशन फर्स्ट जो है गांव में होने वाला, विलेज में सेशन कौन सा कांग्रेस का हुआ था? उसके भी अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। JL नेहरू उस समय भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और ये जगह था फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर सेशन। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी कब बने थे? महात्मा गांधी 1924 में बने थे, बेलगांव सेशन में हुआ था। चलिए, 1916 लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? लखनऊ में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब एक साथ आ गए थे। इस समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? याद रखिएगा, इस समय अध्यक्ष थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी। अंबिका चरण मजूमदार। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कहानी जो है ध्यान रखिएगा। कांग्रेस बनाने वाला कौन था? कांग्रेस का फादर किसको बोला गया? एओ ह्यूम को बोला गया। एओ ह्यूम को और क्या कहा जाता है? इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी हुआ करते थे। 1887 में बनाए गए थे। 1887 में क्या नाम था इनका? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। फर्स्ट अंग्रेज कौन था? फर्स्ट ब्रिटिशर, ब्रिटिश प्रेसिडेंट, बोलो कौन था? तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे 1888 में प्रयागराज अधिवेशन में। कौन? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? सुल्तान जैनुलाब्दीन को क्या कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने अकबर जैसे ही बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज़ थी। हिंदू मुस्लिम सब बराबर हुआ करते थे। इस इनको क्या बोला जाता है? इनको बड शाह के नाम से जाना जाता है। बड शाह के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? सुल्तान ऑफ कश्मीर थे। लर्निंग इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत अच्छे किए थे, इसलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ताज उल माशीर किताब किसने लिखी है? इसको लिख लीजिएगा, ताज उल मासीर।
ताज उल मासिर किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा हुआ है हसन निजामी के द्वारा। हसन निजामी ने क्या लिखा है? हसन निजामी ने लिखा है ताज उल मासिर। आपसे पूछा जाएगा खजाइन उल फुतूह किसने लिखा है? खजाइन खजाइन उल फुतूह ये किसने लिखा है? खजाइन उल फुतूह जो है वो लिखा हुआ है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का लिखा हुआ है खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी। ठीक है, स्ट्रेंजर, जेनॉन का मतलब ही होता है स्ट्रेंजर, क्योंकि इसके पास इसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है, इसलिए इसको बोला जाता है। चलिए बताइए, नोबल गैस में कौन कौन आता है? जो अक्रिय गैस होता है, जिसको इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है, जीरो ग्रुप। तो हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टान और रेडॉन, ये गैस जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, हीलियम जो है नोबल गैस है, लेकिन क्या नहीं है, ये स्ट्रेंजर गैस नहीं है। सबसे हल्की कौन सी हो जाएगी? लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस जिसको बोला जाता है हीलियम। ये बात याद रखेंगे। रेडॉन क्या है? रेडॉन जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो कॉमन गैस है एटमॉस्फेयर का, कॉमन गैस है किसका? एटमॉस्फेयर का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसलिए इनको भी क्या नहीं कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस नहीं कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मान लो कि प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है? बोलो, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसको कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाएगा वाटर गैस किसको कहते हैं? वाटर गैस, बोलो वाटर गैस किसको कहते हैं? वाटर गैस जो है वो किसको कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर वाटर गैस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो जल्दी बताइए सर, बोलिए सर। वाटर गैस। चलिए, पैडी क्रॉप से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ा जाए। एटॉमिक पावर प्लांट बताइए कहाँ पर है? बताइए सर। तालचेर कहाँ है? तालचेर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? सबका बताना है, कौन सा कहाँ है। तालचेर आप बता दीजिए, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, काकरा पार, काकरा पार कहाँ है? काकरा पार पड़ेगा आपका गुजरात में। तालचेर कहाँ पड़ेगा? तालचेर पड़ेगा उड़ीसा में। बात समझ में आ रही है? उड़ीसा, उड़ीसा। और तालचेर के बारे में एक बात और याद रखिएगा, तालचेर को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयला यहाँ से ज़्यादा मिलता है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है, कर्नाटका। ठीक है, नरोरा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम और कुडनकुलम, कुडनकुलम, याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ेगा? तो डिब्रूगढ़ पड़ेगा आपका डिब्रूगढ़ पड़ जाएगा आपका असम में। रावत भाटा कहाँ पड़ेगा? रावत भाटा पड़ेगा आपका राजस्थान में। नुमालीगढ़ और नूनामाटी रिफाइनरी कहाँ है? तो ये आप बताएंगे, नुमालीगढ़ और नूनामाटी असम में है। ठीक है, ऑयल फील्ड गुजरात में कौन कौन से हैं? बस वो लिख लीजिए। ऑयल फील्ड इन गुजरात कौन कौन से हैं बताइए, बस उसका नाम फटाफट बताते चलिए ताकि आप क्लियर कर लें। लिख लीजिए, ऑयल फील्ड इन गुजरात कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे सबसे पहले क्या? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। आपसे पूछा जाएगा कलोल, कलोल कहाँ है? ये भी गुजरात में है। ठीक है, कोसांबा, ये आया हुआ सवाल है। कोसांबा कहाँ पड़ेगा? ये भी गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, मेहसाणा, मेहसाणा, मेहसाणा में सूर्य देव का मंदिर भी है, ये भी वहीं पड़ेगा।
ठीक है। सनंद, सनंद कहाँ पड़ेगा? सनंद भी पड़ेगा आपका गुजरात में, तो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? बोलो भाई। हम्म। बॉम्बे हाई कहाँ पड़ेगा बताओ? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई पड़ेगा मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। जामनगर रिफाइनरी कहाँ पड़ेगा? जामनगर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी पड़ेगा आपका गुजरात में। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे, विजयनगर और बहमनी के बीच में जो प्लेस होता था जहाँ पर लड़ाई होती थी, इसको रायचूर दोआब कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विजयनगर से एक राजा का नाम आता है कृष्णदेव राय। बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। कृष्णदेव राय के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी दो किताब का नाम, एक का नाम है अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद, माल्यदा, और दूसरे का क्या नाम है? जाम्बवती कल्याणम। लिख लीजिएगा, जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम क्या है? कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम है। आगे, हिमालयन माउंटेन सिस्टम कैसे बिलोंग करता है? तो हिमालयन ब्लॉक माउंटेन है, सॉरी ब्लॉक माउंटेन कह रहा हूँ, फोल्ड माउंटेन है। देखो, फोल्ड माउंटेन कैसे होता है? एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद ये ऊपर उठ जाता है एरिया, इसको क्या बोला जाता है? फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है? ये प्लेट है, बीच में से टूट गया, तो टूट गया तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, बीच में जगह हो गया, ऊपर वाले एरिया को ये माउंटेन हो गया, ये वाला माउंटेन हो गया। इन दोनों माउंटेन को क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है हॉस्ट, नीचे वाले एरिया को बोला जाता है ग्रेवन। याद रखिएगा। तो इसलिए माउंटेन कैसा हो जाएगा? हिमालय माउंटेन कैसा हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। बाकी ब्लॉक माउंटेन याद हो गया। वोल्केनिक माउंटेन मैंने आपको बता दिया है। बता बता दिया कि नहीं बता दिया? वोल्केनिक माउंटेन कैसे होते हैं? जो वोल्केनो से बनते हैं उसको वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा थोड़े। फोल्ड माउंटेन, पहला हिमालय, हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है। दूसरा एंडीज, एंडीज कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये भी क्या है? फोल्ड माउंटेन है। दूसरा रॉकीज, रॉकीज कहाँ पड़ता है? रॉकीज पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा आपका फोल्ड माउंटेन। यूराल कहाँ पड़ेगा? यूराल, यूराल रशिया में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपका फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, आल्प्स, आल्प्स कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड फ्रांस में। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यूरोप, ये भी आपका फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, वोल्केनिक माउंटेन जो वोल्केनो से बनते हैं, कुछ नाम बता दीजिए वोल्केनिक माउंटेन का। वोल्केनिक माउंटेन में लिख लेंगे क्या? सबसे पहले माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पड़ेगा? तंजानिया, और तंजानिया कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पड़ेगा? फ्यूजियामा पड़ेगा आपका जापान में। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये सारी बात ध्यान रखेंगे ना। चलिए, अब आता है कि ब्लॉक माउंटेन में कुछ एग्जांपल दे दीजिए। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वॉस्जेस माउंटेन, वॉस्जेस माउंटेन, वॉस्जेस माउंटेन जो है यूरोप में है, जर्मनी वाले एरिया में। वो कहाँ, वो कैसा होगा? ये ब्लॉक माउंटेन है। राइन रिवर यहीं से फ्लो करती है। राइन रिवर वैली किसको कहा जाता है? राइन रिवर कोयले के लिए जाना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है माउंटेन कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ होगा? तो ये जर्मनी में होगा। ये चीज़ भी हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला, वाइकोम सत्याग्रह 1924 में किसके लिए हुआ था? तो टेम्पल एंट्री के लिए किया गया था। जो लोअर कास्ट होते थे, वाइकोम और गुरुवायूर, दो सत्याग्रह का नाम ध्यान रखिएगा। गुरुवायूर, गुरुवायूर सत्याग्रह 1925 में, और वाइकोम सत्याग्रह 1924 में। ये लो कास्ट जो लोग होते थे, हिंदू होते थे, उनको टेम्पल एंट्री नहीं दिया जाता था, उसके लिए जो है वाइकोम सत्याग्रह हुआ करता था। ठीक है, चलो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR कोड जो होता है वो कितने, MICR कोड जो होता है वो कितने के लिए होता है? कितने डिजिट का होता है MICR कोड जो होता है? बताइए सर, MICR कोड जो होता है वो कितने डिजिट का होता है? तो MICR जो है वो 9 डिजिट का कोड होता है। अब ये चेक होता है ना, चेक, चेक के यहाँ पर लिखा रहता है MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक
चेक क्लियरेंस, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस के लिए जो है ये बनाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला सवाल है, संस्कृत कॉलेज जो है बनारस में किसने बनाया था? जोनाथन डंकन ने बनाया था। कल ही तो बताया था, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन ने बनाया था। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, बिल्कुल ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था? चलिए बता दीजिए, फटाफट बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसने बनाया था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर वेलेजली ने नहीं बनाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था? रिचर्ड वेलेजली ने बनाया था। रिचर्ड वेलेजली। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब केवल दो सही है, बाकी सब गलत है। संस्कृत कॉलेज जो है विलियम जोन्स ने नहीं बनाया था। कौन बनाया था? जोनाथन डंकन ने बनाया था। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, मोनोमर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नायलॉन 6 के लिए कौन सा मोनोमर होता है? तो इसको याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक क्या है? मोनोमर है जो नायलॉन 6 के लिए यूज करा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ये हेक्सामिथाइलिन एडिमाइन और एडिपिक एसिड ये किसका मोनोमर होता है सर? तो ये होता है नायलॉन 6 की 6 का, नायलॉन 6 का होता है मोनोमर। हेक्सामिथाइल मिथाइल सॉरी, हेक्सामिथाइलिन एडिमाइन और एडिपिक एसिड जो होता है वो नायलॉन 6 का होता है। ठीक है भाई, एक बात क्लियर रखिएगा इसको। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसको बेकेलाइट कहा जाता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? बेकेलाइट बन जाता है। ये चीज़ भी हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। और नायलॉन 6 के लिए कौन सा होता है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो होता है नायलॉन 6 के लिए होता है। नायलॉन 6 के लिए होता है हेक्सामिथिलीन एडिमाइन और एडिपिक एसिड। और फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड बेकेलाइट के लिए होता है। यूरिया और फार्मेल्डिहाइड का कोई विशेष काम नहीं है, तो उसको अभी के लिए फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हुई बात? चलिए, पॉलीइथिलीन, पॉली इथिलीन का मोनोमर क्या होता है? पॉलीइथिलीन का मोनोमर होता है इथिलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन का क्या होगा? प्रोपिलीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होता है? तो लिख लीजिएगा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये मोनोमर होता है। नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम, नायलॉन 6 का हेक्सामिथिलीन एडिमाइन और एडिपिक एसिड होता है। ये बात भी आपको हमको ध्यान रखना चाहिए। पीवीसी जो होता है, पाइप्स आते हैं, पाइप्स बनते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं। ये बात हमको आपको पता होना चाहिए। बोलो, क्लियर है बात? ट्यूब्स बनाया जाता है। नायलॉन 6 से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। ठीक है, चलिए भाई, मेलामाइन। बताइए, मेलामाइन किस से क्या बनता है? मेलामाइन से क्या बनता है? मेलामाइन से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है ये? तो मेलामाइन से बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लास्टिक मटेरियल भी इससे बनता है। टेफलॉन से क्या बनता है? नॉन स्टिकी जो कुकवेयर प्लास्टिक्स होते हैं, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी प्लास्टिक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? तो इसको लिख लीजिएगा, टेफलॉन से बनते हैं, टेफलॉन। बात समझ में आ रही है? रबर का मोनोमर क्या है? रबर का मोनोमर, रबर का मोनोमर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल। रबर का मोनोमर होता है क्या? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है वो रबर का मोनोमर होता है। रबर में एक क्या करते हैं? सल्फर ऐड कर लेते हैं। ठीक है भैया, रबर में सल्फर जो है ऐड कर लेते हैं। तो सल्फर जब ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वल्कनाइजेशन कहा जाता है। सल्फर ऐड करते हैं तो वल्कनाइजेशन कहलाता है। चलिए आगे सवाल आता है, आइडियल गैस के लिए द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल इज सेम या नहीं? बताइए, आइडियल गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कोई भी आइडियल गैस होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इसका परिभाषा है। किसी भी आइडियल गैस के लिए जो होता है वो आइडियल गैस के लिए किसी भी काइनेटिक एनर्जी हमें कभी भी जीरो नहीं होती है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो पुट, ये हटा दो इसको। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? बताइए, किसी भी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल, सुनिएगा ध्यान से, इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस इज नॉट जीरो, तो इज नॉट सेम। ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल आर नॉट सेम। ठीक है, ये बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक
एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस ये क्या होता है, इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इसका फॉर्मूला हो जाता है। और आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये इसका आपका हो जाता है फॉर्मूला। इसी के साथ हमारा सेशन होता है समाप्त। मैंने बहुत सारा ज्ञान आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इसको रख पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 2x करके, 3x करके, 4x करके, जैसे भी देखना होगा देख लीजिएगा, आपका काम जो है हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।